हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है एक बार फिर आप सभी का आपके यूट्यूब चैनल म्यूटीरियस क्लासेज में। तो निर्देशन तथा उपबोधन के नोट्स के क्रम में आगे बढ़ते हुए आज एक और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। तो वीडियो को आप लोग पूरा देखिएगा और छोटी सी रिक्वेस्ट करूंगी कि अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और अगर आपको इसका PDF चाहिए तो PDF की जो लिंक है वो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वीडियो के दे दूँगी। आप वहाँ पर क्लिक करके छोटा सा मार्जिन पे करके PDF जो है डाउनलोड कर सकते हैं। बाकी यूट्यूब पे ऑलवेज फ्री है, तो आप यूट्यूब पे भी स्क्रीनशॉट लेके अपना रख सकते हैं। सबसे पहले मैं आपको क्वेश्चन बता देती हूँ कि क्वेश्चन पूछ सकता है आपसे निर्देशात्मक उपबोधन का क्या अर्थ है, इसके सोपानों का वर्णन कीजिए। तो मैं बता दूं कि आपका ये जो क्वेश्चन है वो MGKVP के 2020 के लॉन्ग यानी दीर्घ उत्तरीय प्रश्न में पूछा है, ठीक है। अथवा यहाँ पे पूछ सकता है निर्देशात्मक उपबोधन से क्या तात्पर्य है। तो ये जो प्रश्न है ये जो है शॉर्ट के MGKVP के 2018 के पेपर में पूछा है। तो मैंने कहा था आपसे कि निर्देशात्मक और निर्देशात्मक तथा समन्वित उपबोधन यानी परामर्श जो है उसमें से एक ना एक क्वेश्चन आपको हर साल देखने को मिलेगा, चाहे वो शॉर्ट में मिल जाए चाहे वो लॉन्ग में मिल जाए। तो वीडियो को पूरा देखिएगा आप लोग। देखिए यहाँ पे मैंने जो है इस क्वेश्चन को किस और तरीके से पूछ सकता है वो भी रखा है। तो अथवा करके पूछ सकता है परामर्शदाता केंद्रित या समस्या केंद्रित परामर्श के बारे में वर्णन कीजिए। क्योंकि चाहे परामर्शदाता केंद्रित पूछे चाहे समस्या केंद्रित परामर्श पूछे, आप समझ जाइएगा कि ये निर्देशात्मक उपबोधन यानी निर्देशात्मक परामर्श के बारे में ही पूछ रहा है, ठीक है। सब ये केवल नाम चेंज है, बाकी है वो सेम चीज़। या इस क्वेश्चन को इस तरह भी पूछ सकता है निर्देशी परामर्श से क्या है। तो यहाँ पे मैंने साथ में एक क्वेश्चन इंक्लूड किया है, इसके सोपान विशेषताएं तथा सीमाओं का वर्णन कीजिए। क्योंकि सोपान के बारे में तो ऑलरेडी पूछा था, लेकिन विशेषताएं और सीमाएं भी हम यहाँ पे बताएंगे। क्योंकि जरूरी नहीं कि एक यूनिवर्सिटी में अगर ये नहीं पूछता तो दूसरे यूनिवर्सिटी में ना पूछे, इसीलिए इससे रिलेटेड जो भी इंपॉर्टेंट चीज़ें थी निर्देशीय परामर्श से रिलेटेड सोपान विशेषताएं सीमाएं सबका मैंने वर्णन इस वीडियो में किया है। तो बात करते हैं आंसर की। तो यहाँ पे हेडिंग डालेंगे निर्देशात्मक या निर्देशित या निर्देशात्मक परामर्श, ठीक है। तो पहले हम बताएंगे कि इस परामर्श यानी उपबोधन को परामर्शदाता केंद्रित या समस्या केंद्रित परामर्श भी कहा जाता है। जैसे मैंने पहले बताया कि इसके नाम जो है वो अलग अलग भी हैं, लेकिन है वो एक ही चीज़। तो अब बताएंगे कि इस परामर्श के इस प्रकार के परामर्श के जो मुख्य प्रतिपादक हैं वो E.G. विलियमसन हैं। आगे है कि इस प्रकार का परामर्श आदेशात्मक सूचनात्मक अथवा परामर्शदाता केंद्रीय परामर्श होता है। यानी इसमें आदेश दिया जाता है, सूचना दी जाती है। यानी टोटल ये किस पर केंद्रित होता है? परामर्श देने वाले पर, परामर्शदाता पर केंद्रित ये परामर्श होता है, ठीक है। बहुत इजी है, समझिएगा आप लोग, कोशिश करिएगा। मैं पूरी कोशिश करूँगी अच्छे से समझाने की। आगे लिखेंगे, पहले यहाँ पे मैं पढ़ के पूरा बता देती हूँ फिर समझाती हूँ। तो इस परामर्श के अंतर्गत परामर्शदाता एवं प्रार्थी दो मुख्य व्यक्ति होते हैं, जिसमें परामर्शदाता परामर्श देता है एवं प्रार्थी जिसे परामर्श की आवश्यकता होती है। इस परामर्श के अंतर्गत परामर्शदाता की भूमिका सर्वाधिक महत्वपूर्ण होती है। तो देखिए, जब यहाँ पे बात परामर्श की आती है कि आप, तो उसमें दो लोग का होना बहुत जरूरी है, एक परामर्श लेने वाले का, एक परामर्श देने वाले का। तो वही चीज़ बताया गया है कि इसमें दो मुख्य व्यक्ति होते हैं, एक देने वाला यानी परामर्शदाता, एक लेने वाला यानी प्रार्थी या परामर्श प्रार्थी, ठीक है। इसमें जो परामर्शदाता है उसकी भूमिका महत्वपूर्ण होती है, क्योंकि ये परामर्शदाता केंद्रित ही परामर्श होता है। अब यहाँ पे देखिए कई सारे एरो पॉइंट पे लिखे हैं, लेकिन मैं सबको पहले एक साथ पढ़ लेती हूँ फिर आपको समझाऊंगी, क्योंकि उससे क्या है ना, आपको इकट्ठे अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो लिखेंगे, इसमें परामर्शदाता विद्यार्थी या प्रार्थी को सलाह देता है। परामर्शदाता ही परिस्थिति का नायक होता है। अधिकांश बातचीत वह स्वयं करता है। केंद्र बिंदु व्यक्ति न होकर समस्या होती है। समग्र प्रक्रिया में परामर्श दिए जाने वाले प्रार्थी का कार्य परामर्शदाता के साथ सहयोग करना है। वह परामर्शदाता के साथ नहीं बल्कि उसके अधीन कार्य करता है। आगे है, इस प्रकार के उपागम में परामर्शदाता एक अधिकार संपन्न व्यक्ति अथवा विद्यार्थी के व्यवहार के संदर्भ में निर्णय देने वाला व्यक्ति समझा जाता है। यह परामर्श संवेगात्मक पक्ष से ज़्यादा बौद्धिक पक्ष को महत्व देता है। इस प्रकार का परामर्श अधिकतर उन छात्रों को दिया जाता है जो कैरियर बनाने के लिए जानकारी या सलाह चाहते हैं। यह व्यक्तित्व विकास पर ज़्यादा ध्यान केंद्रित नहीं करता है। तो देखिए, ये सारी चीज़ें मैंने आपको यहाँ पे पढ़ के बता दी। अब इसको चलिए समझते हैं। तो देखिए, मैंने जैसे कहा कि ये जो परामर्श है वो परामर्शदाता केंद्रित होता है, तो इसमें परामर्शदाता की जो भूमिका है वो महत्वपूर्ण होती है, ठीक है।
तो परामर्शदाता क्या करता है, परामर्शदाता प्रार्थी को सलाह देता है और जो सलाह वो देता है विद्यार्थी क्या है उसी के, यानी परामर्शदाता जो भी उसे कहता है परामर्शदाता के अधीन ही प्रार्थी जो है वो अपना कार्य करता है। यानी जो प्रार्थी का काम है वो केवल परामर्शदाता के साथ सहयोग करना है क्योंकि वो उसके अधीन कार्य करता है। और इसमें जो परामर्शदाता है उसकी भूमिका कैसी होती है, वो एक नायक की तरह होता है, यानी महत्वपूर्ण भूमिका केवल उसी की होती है, वही सारी बात मतलब ज़्यादातर बात वही करता है। और एक चीज़ इस परामर्श की कि इसमें जो परामर्श दिया जाता है वो व्यक्ति पर केंद्रित नहीं होता, वो व्यक्ति की समस्या पर केंद्रित होता है। तो वही चीज़ कहा गया है कि इस परामर्श के अंतर्गत जो मेन फोकस होता है वो व्यक्ति पर नहीं, उसकी समस्या पर केंद्रित होता है। इसमें जो है ये कहा गया है कि जो परामर्श होता है ये परामर्श लेने वाले के संवेगात्मक पक्ष पे नहीं बल्कि उसके बौद्धिक पक्ष पे ज़्यादा महत्व देता है। इसीलिए यहाँ पे कहा गया है कि व्यक्तित्व विकास पर ज़्यादा ध्यान केंद्रित नहीं कर पाते हम इस परामर्श के माध्यम द्वारा। तो ये सारी चीज़ें इसमें बताई गई हैं। तो इसमें ओवरऑल क्या है कि परामर्शदाता ही सर्वोसर्वा है, यानी परामर्शदाता के अधीन ही जो है परामर्श प्रार्थी कार्य करता है और परामर्शदाता की भूमिका एक नायक की यानी हीरो की तरह होती है। यानी सारी चीज सारा जो केंद्रित जो होता है सारा कुछ वो केवल परामर्शदाता पर ही होता है। ठीक है, तो इसमें सर्वोसर्वा कौन है, परामर्शदाता। ठीक, अब चलते हैं इसके सोपान पे। जैसा कि प्रश्न पूछा था कि निर्देशात्मक उपबोधन यानी परामर्श के सोपान के बारे में बताइए, यानी कौन कौन से चरण होते हैं इस परामर्श के अंतर्गत। तो लिखेंगे निर्देशात्मक परामर्श के निम्नलिखित सोपान हैं। पहला विश्लेषण, दूसरा संश्लेषण, तीसरा निदान, चौथा पूर्व अनुमान, पांचवा परामर्श, छठवां अनुगामी। ठीक, अब सबको एक एक करके समझ लेते हैं। पहला हमारा है, लिखेंगे इसका वर्णन इस प्रकार है। पहला विश्लेषण, तो विश्लेषण में देखिए क्या करेंगे। विश्लेषण के अंतर्गत उपबोध्य के बारे में सही जानकारी प्राप्त करने के लिए अनेक स्रोतों द्वारा आधार सामग्री एकत्रित की जाती है। उपबोध्य का मतलब प्रार्थी जिसको जो परामर्श लेता है। ठीक है, परामर्श लेने वाले को ही उपबोध्य कहते हैं, देने वाले को उपबोधक कहते हैं, ये चीज़ ध्यान रखिएगा। तो इसमें क्या किया जाता है कि उपबोधक के बारे में सारी जानकारी अच्छे से मिल जाए, इसके लिए हम अनेक स्रोत जो है उसके द्वारा जो है उसकी आधार सामग्री जो है वो एकत्रित करते हैं, यानी उसके बारे में हम पूरा जानकारी इकट्ठा करते हैं। ये सिंपली भाषा में आप कह लो। दूसरा है संश्लेषण, तो इसमें इस चरण में विश्लेषण में जो जानकारी प्राप्त होती है उसका संगठन किया जाता है। इससे परामर्शी की समस्याओं का पता लग जाता है। जैसे अभी हमने परामर्शी यानी जो प्रार्थी है उसके बारे में सारी जानकारी इकट्ठी कर ली, तो अब हम क्या करते हैं कि जो जानकारी प्राप्त होती है उसका हम पूरा इकट्ठा उस सारी जानकारियों को जो जानकारी हमको प्राप्त होती है उसको इकट्ठा कर लेते हैं। इसकी वजह से हम उसकी समस्या क्या है इसका पता लगा लेते हैं। ठीक है, अब बारी आती है निदान। तो इस चरण में परामर्शी की समस्या का मूल कारण खोजते हैं और उसकी समस्याओं के भावी विकास के बारे में भविष्यवाणी करते हैं, अर्थात समस्या के कारण तत्वों तथा उनकी प्रकृति के बारे में निष्कर्ष निकालते हैं। हमको समस्या पता चल गया, लेकिन समस्या क्यों है, किस कारण से है। ठीक है, कौन कौन सी चीज़ें हैं, यानी कौन कौन से तत्व हैं जो समस्या के लिए जो है ज़्यादा मतलब प्रभावी हैं, कारगर हैं, किसकी वजह से मतलब ये समस्या है, कारण क्या है। तो ये प्रक्रिया में वही चीज़ करते हैं। तो इसमें वही चीज़ बताया गया है कि इसमें क्या किया जाता है कि मूल कारण खोजा जाता है इस चरण में परामर्शी की समस्या का। तो आगे देख लेते हैं चौथा स्टेप। चौथा हमारा है पूर्व अनुमान। तो इस चरण में प्राप्त तथ्यों के आधार पर पूर्वानुमान लगाते हैं, यानी जो भी हमको तथ्य मिले हैं उसके आधार पे हम पूर्व में अनुमान लगाते हैं कि हाँ इस वजह से है, इस तरह से है। ठीक है, इस तरह से हो सकता है सारी चीज़ें। तो एक अनुमान लगाना, पहले ही अनुमान लगाना जो भी हमें तथ्य मिले हैं उसके आधार पे। पांचवा है परामर्श। तो इस चरण में परामर्शदाता परामर्शी के साथ संपर्क स्थापित करते हैं ताकि समायोजन तथा पुनर्समायोजन करवा सके। तो यहाँ पे परामर्श देने का काम, यानी परामर्शदाता क्या करता है, परामर्शी के साथ एक संपर्क स्थापित करता है ताकि क्या हो, सारी चीज़ें समायोजित हो सकें, फिर से समायोजन तथा पुनर्समायोजन जो है वो हो सके। इसलिए परामर्शदाता जो है वो परामर्शी के साथ संपर्क स्थापित करता है इस चरण के अंतर्गत। अगला हमारा है अनुगामी। तो इसमें उपबोध्य की नई समस्याओं को पुनः घटित होने की संभावनाओं से निपटने में सहायता की जाती है और सेवार्थी को प्रदान किए गए परामर्श की प्रभावशीलता का मूल्यांकन किया जाता है। यानी इसमें क्या दो चीज़ें की जाती हैं, एक तो जो उपबोध्य की नई समस्याएं हैं वो फिर से घटित होंगी कि नहीं होंगी इसकी संभावनाएं
जो भी होती हैं उससे निपटने में मदद की जाती है। साथ ही जो भी सेवार्थी को हमने परामर्श दिया, यानी परामर्शदाता द्वारा जो परामर्श सेवार्थी को दिया गया है वो कितना प्रभावशाली है, उसका मूल्यांकन भी इसके अंतर्गत किया जाता है। तो ये आपने देख लिया चरण। अब बात करते हैं निर्देशात्मक परामर्श की विशेषताएं, क्योंकि लॉन्ग में पूछा है तो लॉन्ग में आपको अगर शब्दों का है इस टाइम 2021 के हिसाब से तो आपको शब्द कम लिखने हैं, लेकिन ऐसे तो 500 शब्द के नियर अबाउट लिखना होता है दीर्घोत्तरी में। तो अगर आपके पास लगता है कि शब्द कम है तो आप विशेषताओं को भी ऐड कर सकते हैं। तो निर्देशात्मक परामर्श की विशेषताएं, तो इसकी निम्नलिखित विशेषताएं हैं। पहला, इसमें सेवार्थी के बौद्धिक पक्ष पर बल दिया जाता है, जैसा मैंने पहले बताया आपको। दूसरा, इस परामर्श के अंतर्गत सेवार्थी की अपेक्षा समस्या पर अधिक बल या ध्यान दिया जाता है। तो ये भी चीज़ मैंने आपको बताई कि जो है इस पे व्यक्ति पर केंद्रित जो है परामर्श व्यक्ति पर केंद्रित नहीं होता बल्कि समस्या पर केंद्रित होता है। तीसरा है, इसमें परामर्शदाता मुख्य भूमिका निभाता है और प्रार्थी को सलाह प्रदान करता है। तो ये भी है कि परामर्शदाता केंद्रित होता है, इसलिए परामर्शदाता की भूमिका इसमें बहुत मुख्य होती है। चौथा, इस परामर्श में जिन विधियों का प्रयोग किया जाता है वे प्रत्यक्ष, प्रभावी और व्याख्यात्मक होती हैं। पांचवा, इस परामर्श से समय की बचत होती है। तो जो विधियाँ प्रयोग होती हैं वो कैसी होती हैं, प्रभावी होती हैं, प्रत्यक्ष यानी दिखनी चाहिए, और व्याख्यात्मक होती हैं। और ये जो परामर्श है इसमें ये यूज करने से ये परामर्श में हमें समय की बचत होती है। तो ये सारी विशेषताएं हैं इस परामर्श की। अब बात करते हैं सीमाओं की। तो हेडिंग डालेंगे निर्देशात्मक परामर्श की सीमाएं। तो इसमें मैंने 5 लिखे हैं। पहला है, इसमें परामर्शी परामर्शदाता पर अधिक निर्भर हो जाता है, क्योंकि ये परामर्शदाता केंद्रित होता है तो परामर्शी जो है वो परामर्शदाता पर ही ज़्यादा केंद्रित हो जाता है, मतलब आत्मनिर्भर हो जाता है। दूसरा है, संवेगात्मक समस्याओं के लिए उपयुक्त नहीं है, क्योंकि इस परामर्श में समय का कोई महत्व नहीं है। तो मैंने इसको बताया कि इसमें समस्या पर ज़्यादा ध्यान दिया जाता है, बौद्धिक पक्ष पे ज़्यादा ध्यान दिया जाता है, संवेगों पे नहीं। तो वही चीज़ बताया गया है कि जो आपकी संवेगात्मक समस्याएं हैं उसका आप निवारण इस परामर्श के माध्यम से करें, ये उपयुक्त नहीं। यानी ये जो निर्देशात्मक परामर्श है वो इस तरह की यानी संवेगात्मक समस्याओं के लिए उपयुक्त नहीं होता है, क्योंकि इसमें संवेग का कोई महत्व नहीं है। तीसरा है कि परामर्शदाता की प्रमुख भूमिका होने से वह पूरे समय प्रार्थी के ऊपर हावी रहता है, क्योंकि परामर्शदाता केंद्रित होता है तो वो ऑल टाइम जब तक परामर्श देता है तब तक वो परामर्शी पर ही केंद्रित, मतलब परामर्शी पर वो पूरी तरह हावी होता है। चौथा है, परामर्शदाता के योग्य, अनुभवी एवं प्रशिक्षित ना होने पर परामर्श प्रभावशाली नहीं हो पाता। तो परामर्श प्रक्रिया में अगर परामर्शदाता की भूमिका प्रभावी है तो परामर्शदाता का ये अनुभवी और प्रशिक्षित योग्य होना बहुत ज़रूरी है। अगर ऐसा नहीं होता तो जो परामर्श है वो प्रभावशाली नहीं हो पाता। पांचवा है, समस्या का समाधान परामर्शदाता द्वारा ही सुझाया जाता है, इस कारण कभी कभी प्रार्थी इससे सहमत या उससे सहमत नहीं हो पाता। तो देखिए, जरूरी नहीं है कि क्योंकि हर व्यक्ति की जो समस्याएं अलग हैं, व्यक्तित्व अलग है, तो परामर्शदाता जो उसको परामर्श दे जरूरी नहीं कि वो उसके हिसाब से सही हो। इसीलिए हमें कभी कभी ऐसा होता है कि प्रार्थी उससे पूरी तरह सहमत नहीं होता है। तो ये थी सीमाएं निर्देशात्मक परामर्श की। आई होप कि ये वीडियो आपको समझ में आई हो और पसंद आई हो। पसंद आई तो बस छोटी सी रिक्वेस्ट है, लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलती हूँ आपके साथ एक नए वीडियो में, तब तक के लिए आप लोग अपना ख्याल रखें। टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।